पैसे, इस शब्द से आपको कैसा महसूस होता है? क्या ये आपके अंदर ऊर्जा की लहर पैदा करता है? आपके दिमाग में डॉलर के निशान स्लॉट मशीन की तरह घूमते हैं? शायद आप प्रेरित महसूस करते हैं उन काम के ईमेल को भेजने के लिए जिन्हें आप टाल रहे हैं, या उस फिल्म की स्क्रिप्ट पर एक अतिरिक्त घंटा खर्च करने के लिए जो आपको यकीन है कि हिट होगी। लेकिन हो सकता है कि पैसे का जिक्र आपको इतना अच्छा ना लगे। शायद पैसे का बस जिक्र ही आपके हाथों को पसीना, दिल की धड़कन बढ़ा देता है और आपके दिमाग को उन सभी तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जिनमें आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको अधिक चाहिए या आप अधिक चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे जो भी हो, हम सभी के पास एक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं, पैसा दुनिया को घुमाता है। चाहे वह हर सुबह आपके दिन की शुरुआत करने के लिए $5 की कॉफी हो या वह $3000 का लोन भुगतान जो आपने अभी किया हो, अधिकांश लोगों के लिए ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हम उपभोग, खर्च, अध्ययन या केवल पैसे के बारे में सोच न रहे हों। आप स्पोर्ट्स कार चलाने वाले एक हीरे के नेकलेस पहने हुए व्यक्ति हो सकते हैं, या वह बेघर व्यक्ति जो उस कार को गुजरते हुए देखता है। एक स्तर पर या दूसरे पर पैसा हम सभी के लिए मायने रखता है। फिर भी जितना पैसा मायने रखता है, यह आश्चर्यजनक है कि इसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, और ऐसी कई बातें हैं जो हम समझते हैं लेकिन वे बस गलत हैं। यह आपके संसार और उच्च वित्त की दुनिया के आपस में जुड़ने का एक क्रैश कोर्स है, और उम्मीद करता है कि अंत में हम इस माया जाल के बारे में और अधिक जान पाएं जो आर्थिक दुनिया को घुमाता रहता है। कहा जाता है जिसमें कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, बल्कि यह सरकार द्वारा समर्थित होती है। आज के डॉलर का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है, और इसे कौन नियंत्रित करता है? सरकारी वित्तीय प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में उसके पास ट्रेजरी और यूएस मिंट होती है जो पैसे छापने की जिम्मेदारी संभालती है। लेकिन जैसे जैसे डिजिटल व्यवसायों की संख्या बढ़ रही है और कैश रजिस्टर की जगह आईपैड आ रहे हैं, पैसे छापने का व्यवसाय धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो अगर सरकार वास्तव में पैसा नहीं छाप रही है तो नकद प्रचलन में कैसे आता है? असल में अधिकांश पैसा केवल कंप्यूटर पर संख्याओं के रूप में ही मौजूद है, जो कि एक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से वाणिज्यिक बैंकों में जमा कराए गए बड़े पैमाने पर पैसे हैं। यह केंद्रीय बैंक देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों में कितना पैसा जमा करता है, इसे नियंत्रित करता है। अमेरिका में महामारी के शुरुआती चरणों में उस पैसे का कुछ हिस्सा सीधे बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि, स्टिमुलस चेक के रूप में भेजा गया था। लेकिन यह एक विशेष परिस्थिति थी, और सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि पैसा सीधे हमारे पास पहुंचता है। आमतौर पर यह इस तरह काम करता है। एक केंद्रीय बैंक पैसा बैंकों और क्रेडिट यूनियनों को पूरे देश में भेजता है, और फिर वे इसे अपने ग्राहकों को उधार देकर अर्थव्यवस्था में वितरित करते हैं। यही हमें कर्ज, डेट के विषय पर लाता है। लगभग 80% अमेरिकन किसी न किसी प्रकार के कर्ज में हैं। फिर भी बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि वास्तव में कर्ज क्या होता है और इसके तत्व कैसे काम करते हैं। जो वे जानते हैं और जो कई अध्ययनों द्वारा समर्थित है, वह यह है कि कर्ज चुकाने का विचार भी गंभीर भावनात्मक तनाव पैदा कर सकता है। कोई नहीं चाहता कि वह किसी का कर्जदार हो, लेकिन जीने के लिए कमाई से अधिक खर्च होने के कारण आरण एक ऐसा आवश्यकता बन गया है जिसे लोग नापसंद करते हैं, फिर भी बिना इसके रह नहीं सकते। आप अपनी कार खरीदने, छोटा व्यवसाय शुरू करने, कॉलेज जाने या घर खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। बहुत कम लोग बैंक में जमा पैसे से घर खरीद सकते हैं, फिर भी सभी को अपने सिर पर छत चाहिए। इसलिए कुछ लोग किराए पर रहने का विकल्प चुनते हैं, जबकि अन्य लोग बैंक से एक बंधक, मॉर्गेज के रूप में कर्ज लेने का फैसला करते हैं। लेकिन बैंक कोई दान संस्था नहीं है। वे मुनाफा कमाने के लिए बनाए गए हैं, और वे ऐसा ब्याज के माध्यम से करते हैं। ब्याज वह राशि है जो आप उधारकर्ता के रूप में बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा आपको उधार दी गई राशि के उपयोग के लिए चुकाते हैं। इसे उस किराए की तरह समझिए जो आप हर महीने अपने अपार्टमेंट पर देते हैं। आपके पास अपार्टमेंट का स्वामित्व नहीं होता है, लेकिन आप इसका उपयोग शुल्क के बदले में कर सकते हैं। इसी तरह
आपके पास उस पैसे का स्वामित्व नहीं होता जिससे आप घर खरीदते हैं, लेकिन आप इसे शुल्क देकर उपयोग कर सकते हैं और यह अभी खरीदें, बाद में चुकाएं। मॉडल केवल बड़े खरीदारी जैसे घर और कॉलेज के लिए ही नहीं है। यह हमारे समाज में इस तरह घुस गया है कि अब हम ज्यादातर चीजों के लिए इसी मॉडल का उपयोग करते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड के निर्माण के बाद से। उस नए सोफे के लिए पर्याप्त नकद नहीं है, उसे अपने क्रेडिट कार्ड पर डालें। नया आईफोन चाहिए, अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को मासिक शुल्क दें। यहां तक कि एक्सबॉक्स जैसी गेमिंग कंसोल भी इसी मॉडल का पालन करते हैं। अब हम यहां तक कि छोटे खर्चों के लिए भी क्रेडिट का उपयोग करते हैं। छोटी छोटी चीजों जैसे कि एक सैंडविच, नए पैंट का एक जोड़ा या हमारे कुत्तों के लिए खाना खरीदने के लिए भी हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। यदि हम इन खरीदारी के लिए अपने बैलेंस समय पर चुकाते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा लगाए गए ब्याज दरों से बच सकते हैं और सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन हमारे लिए, खासकर कठिन समय में, हम अक्सर अपने कार्ड पर ब्याज चढ़ा लेते हैं, जो वित्तीय रूप से एक बुरी स्थिति में जल्दी पहुंचा सकता है। क्रेडिट कार्ड संकट के समय में वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन इनमें जोखिम का एक तत्व भी होता है। तो क्या ये कार्ड उपयोगी हैं? इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से आप तुरंत कर्ज में डूब सकते हैं, लेकिन अन्य लोग इसे अच्छे क्रेडिट के निर्माण का एक तरीका मानते हैं, जो आजकल दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर अगर आपने कभी अपार्टमेंट लीज पर लिया है या कार खरीदी है। आप जिस भी पक्ष पर हों, एक बात पर हम सभी सहमत हैं कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय सावधान रहना चाहिए, ताकि आप अधिक खर्च न करें और खुद को आवश्यक से अधिक कर्ज में न डालें। अपने क्रेडिट की बचत में समझदारी दिखाकर और अपनी आय बढ़ाकर आपके पास पर्याप्त खर्च करने योग्य आय हो सकती है, ताकि आप अपने पैसे के साथ वही करें जो हर वित्तीय रूप से स्थिर व्यक्ति सुझाता है। निवेश करें। निवेश का अर्थ मूलतः अपने पैसे को किसी चीज में लगाना है ताकि वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सके। इसका मतलब है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। निवेश की दुनिया में एक मंत्र है, जोखिम जितना अधिक, इनाम उतना ही अधिक। बॉन्ड जैसे निवेश सुरक्षित होते हैं लेकिन कम लाभ देते हैं, जबकि व्यक्तिगत शेयरों में निवेश करना अत्यधिक उच्च लाभ दे सकता है, लेकिन यह भी बेहद जोखिम भरा है। और चलिए क्रिप्टो करेंसी की चर्चा न भी करें। सही तरीके से निवेश करने के लिए हमें एक पूरी वीडियो की आवश्यकता होगी, लेकिन अंततः अगर हमें ऐसा करने का अवसर मिलता है तो हमारा लक्ष्य है हमारी संपत्ति का निर्माण करना, हमारी कुल संपत्ति बढ़ाना, और यही पैसे का मुख्य उद्देश्य है, यह दिखाना कि कोई चीज या कोई व्यक्ति कितना मूल्यवान है। आपके लिए एक बेफिक्र रिटायरमेंट का क्या मूल्य है, यह तय करेगा कि आप अपनी रिटायरमेंट खाते में कितना पैसा डालते हैं। एक कार के बारे में क्या? हम एक लग्जरी वाहन पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं क्योंकि हमें इसकी अतिरिक्त सुविधा और सामाजिक स्थिति का आनंद लेना महत्वपूर्ण लगता है। इसका परिणाम यह है कि एक समाज के रूप में हम भौतिक वस्तुओं और सांसारिक संपत्ति से लेकर व्यक्तिगत मूल्य और दूसरों के मूल्य तक मूल्य की धारणा के प्रति पागल हो जाते हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसी प्रकाशनें अमीर व्यक्तियों की कुल संपत्ति प्रकाशित करती हैं, जिससे किसी की सफलता को एक संख्या दी जाती है। इन सूचियों को बनाने के लिए दर्जनों रिपोर्टर दुनिया भर के करोड़पतियों और अरबपतियों का पीछा करते हैं, उनकी व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनकी सभी संपत्तियों को जोड़ते हैं और उनकी देनदारियों को घटाते हैं। तो अगर जेफ बेजोस के पास लगभग 10% अमेजन है और हम उनके जेट, उनकी यॉट और उनके द्वारा आनंदित अन्य सभी भौतिक सुखों को उस 10% से घटाते हैं, तो हमें यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि उनकी कुल संपत्ति की पहचान करें। ये सरल जोड़ घटाव धोखा देने वाला लगता है ना? लेकिन ऐसा है। विश्वसनीय डेटा प्राप्त करना कठिन है और यह पता लगाना भी मुश्किल है कि अमीर लोग अपने पैसे को कहां रखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कई निवेश बैंकर होते हैं, लेकिन रोजमर्रा की आधार पर यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि उनके फर्म के पोर्टफोलियोज की संरचना क्या है, जो सीधे उन लोगों की संपत्ति को निर्धारित करती है जो इसे चलाते हैं। मशहूर हस्तियों की संपत्ति के मामले में भी असमानताएं हैं, शायद जहां हमारी अधिकतर मानसिकता होती है।
कभी कभी काइली जेनर को सबसे युवा स्वनिर्मित अरबपति कहा गया था, लेकिन उनका व्यवसाय सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं है कि वह कितना पैसा कमाता है, बल्कि इसलिए भी कि वह इसके साथ जुड़ी हुई हैं। व्यवसाय का मूल्य उनकी भागीदारी पर निर्भर करता है। उनकी संपत्ति उनके व्यवसाय में उलझी हुई है और इसके विपरीत। इसलिए समीकरण और भी जटिल हो जाता है। मुझे आपको यह बताने में खेद है, लेकिन अधिकांश मशहूर हस्तियों की कुल संपत्ति मूलतः अनुमानों पर आधारित होती है और यह वास्तव में यह नहीं दिखाती कि वे कितना नियंत्रण रखते हैं। तो हम